कब तक दरी बिछाएगा मुसलमान, मदनी ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। मौलाना अरशद मदनी जो लगातार मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अब उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद मौलाना मदनी का ये बयान काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि बिहार में मुसलमानों ने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा कि हमें सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है, हमारे साथ पार्टियां इंसाफ नहीं कर रही हैं जिनके साथ हम लगे हुए हैं, इस नतीजे के बाद अब मदनी साहब ने भी वही बात कही है। मदनी साहब ने कहा कि ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, सादिक खान लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में कोई भी मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। यह बहुत बड़ी बात कही है। और भारत में राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को वो भागीदारी नहीं दे रही जो भागीदारी उनको मिलनी चाहिए। जाहिर तौर पर मदनी साहब का जो ये ऐलान है, जो बयान है, ये आने वाले चुनावों के नतीजे से के लिहाज से अगर देखें तो बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज सर, वैसे भी बिहार चुनाव में हमने देखा किस तरीके से मुसलमानों ने एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन मदनी साहब ने तो अब खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि मुसलमानों को कुछ मिल नहीं रहा है हिंदुस्तान में। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? बयान भी सुनेंगे, लेकिन पहले आपकी राय। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मुसलमान किसी एक पार्टी की पालकी ढोएगा या दरी बिछाएगा, तब तक उसकी हालत ऐसे ही रहेगी। मुसलमानों को सर्वदलीय होना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे जब तक मुसलमान मायावती के भी साथ था और अखिलेश के भी साथ था, और दोनों को यह डर लगा रहता था कि मुसलमान किधर भी जा सकता था, तब तक मुसलमान की इज्जत थी। लेकिन जैसे ही लगा किसी भी सियासी पार्टी को अब मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की तरफ है, वैसे इज्जत कम हो गई। बिहार में जब तक मुसलमानों को यह लगता रहा किसी पॉलिटिकल पार्टियों को कि वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है, समाजवादी भी हो सकता है, वो कम्युनिस्ट की तरफ भी जा सकता है, तब तक मुसलमानों की इज्जत थी कि आइए मेरे खांचे में आइए। लेकिन जैसे ही पता चला कि अब तो ये एक ही पार्टी का खंभा पकड़ के बैठे हुए हैं, तब तक इनकी यही हालत रहेगी। तो अशरफ मियां, घबराइए मत, सारा हक आपका ज्यों का त्यों है, और आपके दरी बिछाने का हक भी कोई नहीं छीन सकता जब तक आप इस तरह की राजनीति करते रहे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सुनाना चाहिए उन्हें। एक बार बयान सुन लेते हैं मदनी साहब का। क्या एक बार बयान चलाइएगा कि क्या बोला है मदनी साहब ने? एक बार बना दिया, बनाकर पेश कर दिया। आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। तो आपने सुना सर, खुले तौर पर ममदानी साहब बोल रहे हैं कि मदनी साहब की, भाई साहब ममदानी वहां पर मेयर बन गए, खान साहब दूसरी जगह मेयर बन गए। हिंदुस्तान में क्या मिला मुसलमानों को? आजादी के बाद से जिक्र कर रहे हैं कि आजादी के बाद से मुसलमानों को उनका वो हक नहीं मिला है जिस हक के वो हकदार थे। ये तो तमाम पार्टियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पार्टियों का मुसलमान हाथ थाम कर आगे चलना चाहते हैं। पंकज सर। बिल्कुल, इनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मुसलमान जब से देश आजाद हुआ तब से एक ही पार्टी की तो पालकी ढो रहा है। बिल्कुल, तो पालकी ढोने वाले की जितनी इज्जत मिलती है उतनी इज्जत मिली। आप राजा बनने की कोशिश करते, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना था तो प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करना चाहिए था।
आपने नौकर की तरह व्यवहार किया है किसी पार्टी के अंदर। आप बताइए कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने पर इस देश के आमतौर पर मुसलमान खुश थे? क्या कैप्टन अब्दुल हमीद को इस देश के मुसलमान आइडलाइज करते हैं? इस देश ने कई देशभक्त मुसलमान दिए हैं। मैं आज भी वो दृश्य देखता हूं तो अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब कश्मीर का हमारा सिपाही औरंगजेब नाम है उसका, और उसको आतंकवादी बंदूक सटाए हुए हैं और वो इस्लाम का वास्ता दे रहे हैं, बोला कि मेरे लिए देश सबसे पहले, और फिर वो गोली मारते हैं। वो अंतिम सांस तक भारत माता की जय बोलता रहता है। आज वो औरंगजेब मुसलमानों का आइडियल क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही। आपका अगर आइडियल होना भी होगा तो वो जिहादी औरंगजेब क्यों होता है जिसने हजारों लोगों को मारा और इस देश पर जजिया टैक्स लगाया? वो क्यों होता है? तो अकबर इसलिए महान था क्योंकि उसने इस देश के लोगों को अपनाने की कोशिश की, कम से कम। अगर आप आज भी, मैं बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, इस देश की मिट्टी के रज को अपने माथे से लगा लीजिए और भारत माता की जय बोल दीजिए। इस देश में मुसलमान उपराष्ट्रपति भी बना है, इस देश में मुसलमान राष्ट्रपति भी बना है और प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा वो सोच लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनेगा, अरशद मदनी की तरह नहीं बनेगा, जो अलग फिरके मान के चलता है कि हमारा मुसलमान कुछ अलग है। याद रखिए, जब तक मुसलमान इस देश में स्वयं को अलग समझता रहेगा बाकियों से, तब तक नहीं बनेगा। आपको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। आपको लोगों के साथ घुलना मिलना होगा। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के मोहल्ले अलग, होटल अलग, खाना अलग, सब अलग। तो जब अलग तो फिर कैसे? बिल्कुल सही बात। आप तलवार के जोर से आज आप तलवार के जोर से आज नहीं जीत सकते। आपने उस मोदी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रखा है जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों को मकान बनवा के दिए, सबसे ज्यादा। आपने उस योगी को अपना दुश्मन बना के बैठा है जिसने सबसे ज्यादा योजनाओं का फायदा मुसलमानों को दिया है आजादी के बाद से। आपने अपने दुश्मनों को सिलेक्ट करने में गलती कर दिया मदनी साहब। आपको जिसको दुश्मन मानना चाहिए था उसको दोस्त माना, और जिसको दोस्त मानना चाहिए था उसको दुश्मन माना। आजादी के बाद से आपकी हालत किसके राज में खराब होती चली गई, कभी इसका बैठकर सोचिएगा जरूर। और किसके राज में आपके कौम की आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई, समाज में उसको रुतबा मिलता गया, यह भी जरूर सोचिएगा। पता है आतंकवाद के केस में सबसे ज्यादा मुसलमानों को जेल किस शासन ने भेजा है? वो बीजेपी का शासन नहीं है, वो यूपीए सरकार ने भेजा है सबसे ज्यादा जेलों में। लेकिन आप उस पार्टी की पालकी उठाकर घूमते रहे, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 40 साल और अखिलेश की पालकी उठाकर घूमिए, और उसके बेटे की घूमिए, लालू के घूमिए, उसके बेटे की घूमिए, और तेजस्वी के बेटे की पालकी उठाकर घूमते रहिए, दरी बिछाते रहिए। कांग्रेस की यही हाल होगा और बद से बदतर हालत होता चला जाएगा। बिल्कुल सर, सही बात। क्योंकि कभी आपने मुद्दों पे वोट किया ही नहीं, आपने हमेशा कौम के नाम पे वोट किया है। आपके लिए मतदान कभी रहा ही नहीं, आपके लिए वोट जिहाद रहा है। जिस दिन अपने इश्यूज पे आप वोट करना शुरू कीजिए, उस दिन स्थिति अच्छी होती जाएगी और रिस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत। बिल्कुल सर, सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कमी नहीं है। जब तक आप एक वोटिंग को एक जिहाद के तौर पे आप स्थापित करने की कोशिश कीजिएगा और डेमोक्रेसी को अपना वर्चस्व के तौर पे स्थापित करना शुरू किया, तो वो पार्टी, आपको पता नहीं है शायद कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को मरवाने वाली पार्टी कांग्रेस है। सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस में हुए, सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं कांग्रेस राज में हुई, सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चों को जेल कांग्रेस ने भिजवाया। लेकिन आज जाके पूछिए एक आम मुसलमान से, कहेगा कांग्रेस सबसे बढ़िया पार्टी है। और जिसने सबसे ज्यादा इनकी खिदमत की, सबसे ज्यादा सेवा की, सबसे ज्यादा हज सब्सिडी दिया, हज कोटे की संख्या बढ़ाई, सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों को मकान बनाया, फ्री का अनाज दिया, घरों में बिजली पहुंचाई, पीने को साफ पानी दिया, बच्चों को स्कूल दिया, एक हाथ में लैपटॉप का नारा दिया और एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप का नारा, उसको ये सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं जाहिल लोग। यही तो अफसोस है ना तो सर। क्या करे आदमी, बताइए। यही अफसोस है कि जो पार्टी इन लोगों का पेट भर रही है वो तो दुश्मन है, वो दुश्मन है, और जिस और पार्टी जो ने दंगों में मरवा रही थी वो दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इनके साथ दंगे करवा रही है वो दोस्त है। यही तो सबसे बड़ा अफसोस है
क्योंकि अभी तक ये मुसलमान, देश के मुसलमान ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। चुनाव आते हैं, एक ही मकसद होता है कि बीजेपी कैंडिडेट को हराना है, चाहे मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं जी। अभिषेक, मैं सबसे आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। सबसे गरीब मुसलमान इस देश में कहीं है तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गरीब। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी गरीबी बढ़ी है पिछले 15 सालों में बंगाल में। लेकिन इस बार जब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के ठीक पहले 6 दिसंबर को 2 लाख मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद बनानी बंगाल में। और अगर ताकि इनमें से कोई ये नहीं पूछे कि इन 15 सालों में ममता सरकार ने हमारे लिए किया क्या है। ऐसा सवाल कोई नहीं पूछता है, ये सवाल नहीं पूछता है कोई भी, नहीं पूछता है तो जाइए। हाँ, यही तो हालत रहेगी, गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी। नहीं, ये तो कहा जाता है ना सर कि अगर मुसलमानों की पक्षधर है ममता सरकार तो मुसलमान बंगाल के मालामाल क्यों नहीं हुए, ये तो सवाल है। मालामाल छोड़िए, मालामाल छोड़िए, भारत में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान है। बंगाल की सरकार उनकी पक्षधर है, ये सवाल पूछना चाहिए मुसलमानों को बंगाल सरकार से। नहीं पूछेंगे। कौम की बात आ जाती है ना। बीजेपी को हराना है, चाहे अपनी एक आंख फोड़नी पड़े तो फोड़नी पड़े, उसकी दोनों आंखें फोड़ देनी है। तो आधा काना बन के घूम रहा है ये पिछले 40 साल से। बिल्कुल, सवाल बहुत बड़े हैं और सर। बीजेपी को न रोक सके है न रोकेंगे। 2 सीट से 300 सीट से ऊपर पहुंच गए, अब रोकते रहो। क्या हासिल हुआ 40 सालों में, ये भी तो कभी एनालाइज करोगे ना। बिल्कुल सही बात है। 40 साल पहले बीजेपी कहां थी, कांग्रेस कहां थी, और 40 साल बाद बीजेपी कहां है, कांग्रेस कहां है, ये सवाल है। बिल्कुल सही बात है। 82 में सबसे पहले ये नारा लगा था 82 में कि बीजेपी को रोकना है तो मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़े। 1982 में, आज 2025 है। बीजेपी तो रुकी नहीं, इनकी हालत बद से बदतर होती गई। अब तो स्ट्रेटजी बदलो। खैर, वो बदलता रुख अब समझ में नहीं आया तो क्या करें। वो बदलता रुख नजर आ रहा है। बिहार चुनाव से थोड़ा सा मुसलमानों ने अपना अलग रास्ता चुना है। देखते हैं कि आने वाले चुनावों में ये किस तरफ रास्ता जाता है। लेकिन ये वास्तव में सवाल है, और बहुत बड़ा सवाल मुसलमानों को खुद से भी पूछना चाहिए कि क्या कभी उन्होंने शिक्षा पे वोटिंग की, क्या रोजगार के मुद्दे पे वोट किया, क्या उन्होंने कभी देश के किसी अलग मुद्दे पर वोट किया, क्या अपनी गरीबी, शिक्षा को लेकर, भविष्य के बच्चों के भविष्य को लेकर वोट किया? नहीं किया। मुसलमान हमेशा वोट करता है बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट को मात देने के लिए। इसी तरीके से वोटिंग हमेशा होती है। अगर जो मुसलमानों की पक्षधर सरकारें हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की करिए या ममता बनर्जी की करिए या कांग्रेस की करिए, अगर ये इतनी मुसलमानों की हितकारी हैं या मुसलमानों के बारे में सोचती हैं, तो आज देश में मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों है? ये सवाल मुसलमानों को खुद से भी पूछना चाहिए और अपनी सरकारों से भी पूछना चाहिए। हल मिल जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। खैर, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो इस खबर को किस तरीके से देखते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में मुसलमानों को अब थोड़ा सा सोच समझकर कुछ अलग रास्ता अपनाना चाहिए? ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।